हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है ऑप्शन, देखते हैं। पहला ऑप्शन है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। दूसरा है एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। चौथा है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी लोग आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है। पहला है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। दूसरा ऑप्शन है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तीसरा है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। चौथा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। और जितने साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने साथी मित्रों के पास में। तो सभी लोग एक एक व्यक्ति को जोड़ लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं आगे के प्रश्न। जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपनी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने अब तक चैनल को शेयर कर दिया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र, आयतन की इकाई। तो बताइए, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, तो छात्र को इनमें से क्या स्पष्ट नहीं है। सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको आयतन की इकाई ज्ञात नहीं है। विद्यार्थी को जो गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बता रहा है, उसको आयतन की इकाई ज्ञात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। पहला है कल्पना का, दूसरा है तार्किक चिंतन का, तीसरा है गणितीय मूल्य का, चौथा है गणितीय समस्याओं का। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तार्किक चिंतन का प्रमुख योगदान रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप लोग और आंसर दीजिए इसका। प्रश्न है, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। आपको बताना है कि किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं गणित में, दूसरा है भूगोल में, तीसरा है इतिहास में, चौथा है हिंदी में। तो बताइए किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? गणित में छात्रों को अमूर्त ज्ञान से मूर्त की तरफ ले जाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन किसका है। आपको बताना है गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन है। पहला ऑप्शन है हाब्स ने, दूसरा है फ्रावेल ने, तीसरा है फ्रायड ने और चौथा है स्किनर ने। तो बताइए यह कथन किसका है, किसने कहा था। हाम्स ने कहा था, फ्रावेल ने कहा था, फ्रायड ने कहा था या फिर स्किनर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हाब्स ने कहा था कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें गणित उपयोगी नहीं है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास में, दूसरा है शारीरिक विकास में, तीसरा है दार्शनिक विकास में, चौथा है भौतिक विकास में। तो सभी लोग आंसर करेंगे एक बार।
इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें गणित उपयोगी नहीं होने वाली है। तो जितने साथी लोग हमारे साथ में आज क्लास देख रहे हैं, सभी लोग एक एक साथी मित्रों को लेकर आएंगे अभी क्लास में, और कम से कम आपको आज 50 लाइव लेकर के जाना है। 50 लोगों को आज की क्लास में जोड़ना है आपको, क्योंकि आपके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लगातार इतने दिनों से। तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि आज कम से कम आप लोग 50 लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में। तो सभी लोग शेयर करेंगे एक बार और जोड़िए, एक एक व्यक्ति को सभी लोग लेकर के आएंगे अपने साथ में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? गणित का उपयोग दार्शनिक विकास में नहीं होता है, बाकी मानसिक और शारीरिक और भौतिक इन तीनों के विकास में गणित का उपयोग होता है, जबकि दार्शनिक विकास में गणित का उपयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं, गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। आपको बताना है कि गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है। पहला ऑप्शन है सामान्य भाषा के रूप में, दूसरा है पृथक भाषा के रूप में, तीसरा है कठिन भाषा के रूप में, चौथा ऑप्शन है सरल भाषा के रूप में। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है। आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? पृथक भाषा के रूप में गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। कैसा होता है? पृथक भाषा के रूप में गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसका है? आपको बताना है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? रोजर बेकर का कथन है कि गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार कौन है? गणित जो है सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार है या फिर कुंजी है। यह कथन है रोजर बेकर का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आपको बताना है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास का, दूसरा है तार्किक सोच का, तीसरा है विश्लेषण का, चौथा है ये सभी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास का बिल्कुल सही है, तार्किक सोच का भी होता है, विश्लेषण का भी होता है, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? आपको बताना है। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? पहला ऑप्शन है संश्लेषण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है आगमन और चौथा है निगमन। तो इसका एक बार सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्रों तथा नियमों की सहायता लेते हैं? आपको हम बहुत तेज़ी के साथ में क्लास करवाते हैं कि आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है। आपका रिवीजन सुपर फास्ट तरीके से होना चाहिए, और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में करके जाएंगे आपका आत्मविश्वास उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, और आप जाकर के एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। इसीलिए आप जल्दी जल्दी से आंसर किया कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? निगमन। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा निगमन, बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं? आपको बताना है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है चर्चा या वाद विवाद द्वारा, दूसरा है मौखिक कार्य द्वारा, तीसरा है लिखित कार्य द्वारा, चौथा ऑप्शन है अभ्यास द्वारा। तो एक बार तेजी के साथ आंसर कीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आंसर कर दीजिए सभी लोग। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास द्वारा। किसके द्वारा? जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने ही ज़्यादा गणित अच्छी होती चली जाती है और आपकी गति तेज होती चली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। समस्या है, मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? पहला ऑप्शन है व्यवकलित जमा, दूसरा है व्यवकलित घटा, तीसरा है तुलनात्मक जमा, चौथा है तुलनात्मक घाटा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मेरे पास कितनी हैं? 6 हैं मेरे पास, और मनीष के पास में मेरे से 2 अधिक हैं, यानी इसमें तुलना की जा रही है मेरे और मनीष के बीच में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जमा यानी कि इसके पास 2 ज़्यादा हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तुलनात्मक जमा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, दूसरा है यह गुणात्मक प्रकृति का है, तीसरा है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, तीसरा है यह योगात्मक प्रकृति का है,
तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कीजिए। इसका बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने कहा। पहला ऑप्शन है बेकन, दूसरा है हांगबेन, तीसरा है लॉन्ग, चौथा है डटन। तो बताइए किसने कहा था ये कि गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, हांगबेन। हांगबेन ने कहा था गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। पहला है संश्लेषण विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा है आगमन विधि, चौथा है प्रदर्शन विधि। तो बताइए गणित विषय की पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 16 का। गणित विषय की पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, संश्लेषण विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द। मानसिक महत्व है गणित का। कौन सा महत्व है, मानसिक महत्व है गणित का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। आपको बताना है उपलब्ध परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है। पहला है उद्देश्यों का, दूसरा है प्रकृति का, तीसरा है कठिनाई स्तर का, चौथा है कोई नहीं। तो आंसर कीजिए एक बार इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, उद्देश्यों का। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो जितने साथी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को अपनी बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन क्लासों के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सकें और आप अपनी तैयारी को हमारे साथ में मिलकर के मजबूत बना सकें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जेकब एल मरेनो का संबंध किस विधि से है। आपको बताना है जेकब एल मरेनो का संबंध किस विधि से है। सभी लोग उत्तर दीजिए। जेकब एल मरेनो का संबंध किस विधि से है। पहला है प्रश्न उत्तर विधि, दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण विधि, तीसरा है व्यक्ति अध्ययन विधि, चौथा है समाज मित विधि। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, समाज मित विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, समाज मित विधि हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय की विशेषता है। आपको बताना है गणित विषय की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन है तर्कपूर्णता, दूसरा है परिणामों की निश्चितता, तीसरा है शुद्धता, चौथा है सभी। तो बताइए गणित विषय की निम्न में से कौन सी विशेषता हो जाएगी। पहला जो है ऑप्शन तर्कपूर्णता सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी तर्क सही हैं इसमें। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, गणित जो है वो चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाने वाला विषय है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें कौन सी विधि सहायक होगी। यहाँ पे हो जाएगा कौन सी विधि सहायक होगी। सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। पहला ऑप्शन है संश्लेषण विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा है आगमन विधि, चौथा है प्रदर्शन विधि। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा। सभी लोग आंसर कीजिए एक बार इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, प्रयोगात्मक विधि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है प्रगति पत्रक को भरना, दूसरा ऑप्शन है शतांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, तीसरा है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, चौथा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो बताइए गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, शतांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तीसरा है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, चौथा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। तो बताइए गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा।
सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका एक बार, क्वेश्चन नंबर 23 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। क्या हो जाएगा? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का प्रभावी साधन है? सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का प्रभावी साधन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं के शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? आपको बताना है। ये जो पैटर्न दिया है, 1+1 बराबर 2, 2+2 बराबर 4, 3+3 बराबर 6, उसके बाद में 10+10 बराबर 20। तो आपको बताना है इससे क्या ज्ञात हो रहा है। क्या ज्ञात हो रहा है देखते हैं। 2 है, फिर 4, यानी 2 दूनी 4, इस प्रकार से है, यानी कि 2 का टेबल, 2 का पहाड़े का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? 2 के पहाड़े का निर्माण, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एक बार देख लीजिए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा एक अति महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा? पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अवसर देना कि उनके विचारों को अग्र निरखना, वे संकल्पनाओं की संरचना करें। दूसरा ऑप्शन है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तीसरा है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। चौथा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को अवसर देना कि उनके विचारों को अग्र निरखना व संकल्पनाओं की संरचना कर सकें वो। इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, 2 दशमलव वाली संख्या के गुणन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिश्मण अधिगम साधन उचित है? आपको बताना है। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम साधन उचित हो जाएगा? बताइए। क्या वो संख्या चार्ट होगा, ग्राफ पेपर होगा, डायनिस ब्लॉक्स होंगे, या फिर टेलर का गिनतारा हो जाएगा? तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ग्राफ पेपर। क्या हो जाएगा इसका? ग्राफ पेपर इसका अधिगम का उचित साधन हो जाएगा, ग्राफ पेपर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। दूसरा है छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तीसरा है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। चौथा है कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पे अनुभव आ जाए समझ लीजिए वही ऑप्शन सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य दे रहा है कि 25 टाइल को सभी संभव आयताकार समूहों में व्यवस्थित करे। क्या करना है? 25 टाइल को एक सभी संभव आयताकार समूह में व्यवस्थित करना है। तो आपको बताना है इस कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? बताइए, ऑप्शन देखिए और बताना है आपको इनमें से किस गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। सभी लोग आंसर करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्षेत्रफल, गुणनफल और परिमाप। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन सा हो सकता है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए।
शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला इनमें से कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आज की हमारी क्लास आपको कैसे लगी और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, आप नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोगों से बस यही कहना है कि क्लास खत्म होने के बाद में अपने सभी मित्रों के पास में हमारी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय। अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए।